क्या आपने कभी गौर किया है कि जो औरत कल तक पूरे घर को अपनी मुस्कुराहट से बांध कर रखती थी, वो अचानक बात-बात पर चिढ़ने क्यों लगी है? क्यों उसे खिली हुई धूप में भी घुटन महसूस होती है? और क्यों उसकी आंखों के किनारे हमेशा गीले रहने लगे हैं? अक्सर हम जिसे स्वभाव का बदलना समझकर उससे दूरियां बना लेते हैं, वो दरअसल उसके शरीर के भीतर चल रहा एक ऐसा तूफान होता है जिसे समझना हर पुरुष के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सिमी सैनी और आप सुन रहे हैं कथा साहित्य। आज की मेरी नई कहानी है धूप की नई दस्तक। तो आइए इस कहानी के भावुक सफर की तरफ चलते हैं। मार्च का महीना अपनी विदाई दे रहा था और हल्की गर्मी ने दस्तक दे दी थी। 51 साल की शोभा के लिए यह मौसम किसी परीक्षा से कम नहीं था। रसोई में चढ़ी चाय की खुशबू आज उसे सुकून देने के बजाय सिर दर्द दे रही थी। अचानक उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं। उसने झपट्टे से पंखा 5 नंबर पर कर दिया। शुभा, क्या कर रही हो? अभी उतनी गर्मी नहीं हुई है कि तुम सिर पर पंखा चला लो। मुझे जुकाम हो जाएगा। सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे समीर ने झुंझलाकर कहा। शुभा का पारा चढ़ गया। उसने हाथ में पकड़ा चिमटा स्लैब पर जोर से पटका और बोली, आपको जुकाम की पड़ी है और यहां मेरा दम घुट रहा है। सारा दिन बस अपनी सहूलियत देखते हैं। कभी पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है? समीर ने अखबार नीचे रखा और ठंडी आह भरी। पिछले कुछ महीनों से यही हो रहा था। शुभा, जो कभी धीमे स्वर में बात करती थी, अब बात बात में उखड़ने लगी थी। समीर को लगने लगा था कि रिटायरमेंट के करीब आते आते उसकी पत्नी शायद सनकी होती जा रही है। समीर ने प्यार से समझाने की कोशिश करने के बजाय बचाव का रास्ता चुना। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो शुभा। घर में रहना मुश्किल कर दिया है तुमने। मैं बाहर जा रहा हूं, वहीं शांति मिलेगी। समीर का यह कहना शुभा के सीने में तीर की तरह चुभा। वो जोर से चिल्लाई, हाँ हाँ जाइए, आपको तो बस बाहर ही शांति मिलती है। जैसे ही समीर घर का दरवाजा बंद कर बाहर निकले, शुभा वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आता है, उसे रोना क्यों आता है, और क्यों उसे अपने ही शरीर में एक अजनबी पंसा महसूस होता है। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े वो समीर की करवटों को गिनती और सोचती कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर एक औरत की अहमियत सिर्फ रसोई तक सिमट कर रह जाती है? क्या उसका पति अब उसे समझना ही नहीं चाहता? इस कहानी को सुनने वाली मेरी कई बहनें इसी समस्या से गुजर रही होंगी। तो क्या आपको भी कुछ इसी तरह महसूस होता है? क्या इसी तरह अपना शरीर अजनबी लगता है? कमेंट करके जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभा बहुत परेशान थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन राजेश्वरी का नंबर मिलाया। दीदी, मैं बहुत परेशान हूं। इतना कहते ही उसकी हिचकी बंध गई। शुभा की सिसकियां सुनकर राजेश्वरी जी तुरंत सब समझ गईं। उन्होंने फोन पर ही शुभा को ढांढस बंधाया। रो मत शुभा, यह उम्र का वह पड़ाव है जहां शरीर और मन दोनों थकने लगते हैं। मैं कल ही तेरे पास आती हूं। अगले दिन जब राजेश्वरी जी घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर का माहौल बहुत भारी था। समीर ऑफिस जाने की तैयारी में थे, पर उन्होंने शुभा से एक शब्द भी नहीं कहा।
यहाँ तक कि नाश्ते की मेज पर भी दोनों के बीच एक गहरी खाई साफ दिख रही थी। समीर के जाते ही राजेश्वरी जी ने शुभा को अपने पास बिठाया। शुभा, जो तेरे साथ हो रहा है उसे मेनोपॉज यानी रजनोवृत्ति कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, एक बदलाव है। लेकिन इस दौरान हमारे हार्मोन्स हमें बहुत परेशान करते हैं। तो अपनी बड़ी ननद विमला जी से भी बात कर, वो भी इसी स्थिति से निकली होंगी। वो तुझे अच्छी तरह समझाएंगी। शुभा ने भारी मन से अपनी बड़ी ननद विमला जी को फोन लगाया। विमला जी ने उसे बहुत सहजता से समझाया। देखो शुभा, इस समय हमें चिड़चिड़ाहट होती है, अकेलापन लगता है। हमें लगता है अब हम सुंदर या जरूरी नहीं रहे, पर ऐसा नहीं है। तू योग कर, अपनी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ा, और सबसे जरूरी, खुद को किसी रचनात्मक काम में लगा। तो कितना अच्छा लिखती थी, फिर से कलम क्यों नहीं उठाती? लेकिन घर की दूसरी तरफ समीर का मन कहीं और ही भटक रहा था। उन्हें घर आते ही शुभा का उखड़ा हुआ चेहरा और रसोई की खटपट देख चिढ़ होने लगी थी। ऐसे में उनकी मुलाकात क्लब में नीलिमा से हुई, जो हाल ही में वहां आई थी। नीलिमा समीर की हमउम्र थी, पर वो बहुत शांत और सलीके से बात करती थी। समीर को नीलिमा के साथ बातें करना अच्छा लगने लगा। जब वो नीलिमा के साथ कॉफी पीते तो वो अपना सारा तनाव भूल जाते, जो शुभा के साथ घर पर होता था। धीरे धीरे समीर फोन पर व्यस्त रहने लगे। वो अक्सर घर देरी से आते, और जब आते तो सीधा अपने कमरे में जाकर फोन में लग जाते। एक रात शुभा ने देख लिया कि समीर मुस्कुराकर किसी को मैसेज कर रहे थे। शुभा का शक यकीन में बदलने लगा। उसने पूछा, इतनी रात को किससे बातें हो रही हैं? समीर ने झल्लाकर कहा, तुम्हें हर चीज में शक क्यों होता है शुभा? घर में तो तुम चैन से नहीं रहने देती, तो क्या बाहर भी दोस्त ना बनाऊं? तुम्हारी इस चिड़चिड़ाहट ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। समीर का यह जुमला शुभा के आत्मसम्मान पर गहरी चोट कर गया। वो पूरी रात कमरे के कोने में बैठकर सोचती रही कि क्या 30 साल का साथ सिर्फ इसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो उस दौर में थी जहां उसे मजबूत कंधे की जरूरत थी, पर समीर उसे अकेला छोड़कर किसी और की परछाई में सुकून तलाश कर रहे थे। घर के भीतर का सन्नाटा अब चुभने लगा था। समीर और शुभा एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबियों की तरह जी रहे थे। समीर का नीलिमा की ओर खिंचाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शुभा के साथ रहकर उनका मानसिक सुकून खत्म हो चुका है, जबकि नीलिमा के साथ बिताया हर पल उन्हें जवां महसूस कराता था। एक शाम समीर अपने सबसे पुराने और जिगरी दोस्त अविनाश के साथ बैठे थे। समीर ने बातों बातों में अपने दिल का हाल कह सुनाया। अविनाश यार, अब घर जाने को जी नहीं करता। शुभा हर छोटी बात पर चिल्लाने लगती है। कभी उसे पसीना आता है, कभी वो रोने लगती है। मुझे लगता है वो अब मुझसे नफरत करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा है, कितनी समझदार और सुलझी हुई। समीर अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही अविनाश ने उनका हाथ जोर से दबाया और तीखी नजरों से उनकी तरफ देखा। समीर, तू जिसे शुभा की नफरत समझ रहा है, वह असल में उसकी तकलीफ है। क्या तुझे याद है जब तुझे 10 साल पहले पीलिया हुआ था? 3 महीने तक शुभा ने ना चैन से खाना खाया था, ना सोई थी। तेरी हर कड़वी बात, तेरी हर झुंझुलाहट उसने मुस्कुराकर झेली थी। आज जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो किसी दूसरी औरत में सुकून तलाश रहा है। समीर ने नजरें चुराईं। पर वो बिना बात के झगड़ती है अविनाश। अविनाश ने गंभीरता से कहा,
वो बिना बात के नहीं झगड़ रही समीर। उसकी उम्र के इस पड़ाव पर उसके शरीर के अंदर जो हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, वो उसे भीतर से तोड़ रहे हैं। उसे इस वक्त एक डॉक्टर और एक वफादार पति की जरूरत है, जो उसका हाथ पकड़कर कह सके कि मैं हूं ना। तू जिसे बाहर विकल्प समझ रहा है, वो सिर्फ तेरी जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना है। याद रख, शोभा ने अपना पूरा जीवन और अपनी जवानी तेरे और तेरे घर के नाम कर दी। क्या उसका इतना भी हक नहीं कि इस मुश्किल वक्त में तू उसका साथ दे? अविनाश की बातें समीर के सीने में हथौड़े की तरह लगीं। उसे नीलिमा के मैसेज अब सुकून देने वाले नहीं, बल्कि खटकने वाले लगने लगे। उसे याद आया कि कैसे शुभा रात भर जाग कर घर के काम निपटाती थी, और अब वही शुभा रात भर बेचैनी में करवटें बदलती है। अविनाश ने आगे कहा, समीर, अपनी पत्नी के उस उखड़े हुए स्वभाव के पीछे छिपे दर्द को पढ़ना सीख। अगर तू आज उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो शायद तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। वो टूट रही है समीर, और तू उसे और तोड़ रहा है। समीर उस रात बहुत देर तक पार्क में अकेले बैठे रहे। उन्होंने अपना फोन निकाला और नीलिमा का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वो शुभा की बदतमीजी समझ रहे थे, वो दरअसल उसकी मदद के लिए एक खामोश पुकार थी। जब समीर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शुभा रसोई की लाइट बंद करके अंधेरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अंधेरे में भी चमक रहे थे। समीर के कदम आज पहली बार अपराधी की तरह ठिठक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शुभा के भरोसे को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। अंधेरी रसोई में शुभा को यूं अकेला बैठा देख समीर का दिल बैठ गया। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई। उजाला होते ही शुभा ने हड़बड़ाकर अपने आंसू पोंछे और उठने लगी। बैठी रहो शुभा, समीर ने भर्राई आवाज में कहा, और उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गए। आज अविनाश ने मुझे वह आईना दिखाया जो मैं पिछले कई महीनों से देखना ही नहीं चाहता था। मैं अपनी ही दुनिया में इतना मगन हो गया कि यह भूल ही गया कि तुम किस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रही हो। शुभा चुप रही। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और गहरी चोट के निशान थे। समीर ने उसका ठंडा पड़ चुका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। जब तुम्हें मेरे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं घर से भाग रहा था। मैं उस दूसरी महिला की तरफ आकर्षित हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। पर मैं गलत था। तुम तो आज भी वही हो। बस तुम्हारे शरीर के भीतर की हलचल तुम्हें बेचैन कर रही थी, और मैं एक स्वार्थी इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था। मुझे माफ कर दो शुभा, मैं नीलिमा से अपना रिश्ता खत्म कर चुका हूं। शुभा की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें एक राहत थी। उसने दबी आवाज में कहा, समीर जी, मुझे बस आपका साथ चाहिए था। जब मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा था, मेरा मन अशांत था, तब आपकी एक मुस्कुराहट मेरे लिए दवा का काम करती। पर आपकी बेरुखी ने मुझे और बीमार कर दिया। अगले दिन से घर की फिजा बदलने लगी। समीर ने अपनी बड़ी बहन विमला जी और शुभा की बहन राजेश्वरी जी से फोन पर लंबी बात की और समझा कि इस उम्र में एक महिला को किन पोषक तत्वों और कैसे वातावरण की जरूरत होती है। अब समीर शाम को जल्दी घर आने लगे। वो शुभा को जबरदस्ती पार्क में टहलने ले जाते। जब शुभा को अचानक गर्मी लगती या वो चिड़चिड़ाती, तो समीर गुस्सा करने के बजाय शांति से उसके पास बैठ जाते और उसे ठंडा पानी देते।
उन्होंने मिलकर एक डॉक्टर से सलाह ली, जिसने शुभा की डाइट और जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव किए। धीरे धीरे शुभा की आंखों की वह खोई हुई चमक वापस लौटने लगी। उसने फिर से लिखना शुरू किया, अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को। समीर अब उसके लेखों के पहले पाठक थे। एक शाम जब दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे, शुभा ने मुस्कुराकर समीर की ओर देखा। धूप अब ढल रही थी, पर उनके घर में समझदारी और प्रेम की एक नई सुबह हो चुकी थी। समीर को एहसास हो गया था कि उम्र का यह दौर कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक नया पड़ाव है, जिसे अगर पति पत्नी मिलकर पार करें तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक कुछ जरूरी बातें पहुंचाना चाहती हूं, जो शायद आज हर घर की जरूरत है। पहली बात, यह कोई बीमारी नहीं है। मेनोपॉज एक प्राकृतिक शारीरिक बदलाव है। जैसे किशोरावस्था में बदलाव आते हैं, वैसे ही यह भी जीवन का एक पड़ाव है। इसे बीमारी समझकर डरे नहीं, बल्कि स्वीकार करें। दूसरी खास बात, एक महिला के लिए सबसे बड़ी दवा उसके पति का प्यार और समझदारी है। चिड़चिड़ाहट का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि धैर्य से दे। तीसरी बात, संवाद की कमी है असली दुश्मन। अगर मन में कोई बात है या व्यवहार बदल रहा है, तो आपस में बात करें। खामोशी और बाहर सुकून की तलाश केवल दूरियां ही बढ़ाती हैं। चौथी और सबसे जरूरी बात, अपनों की सलाह और डॉक्टरी मदद। इस दौर में कैल्शियम, अच्छी डाइट और योग बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी बड़ी बहनों या अनुभवी घर की महिलाओं से बात करने में संकोच ना करें। उम्मीद है कि शुभा और समीर की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सिमी सैनी। शुक्रिया।